हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, इससे पहले हमने हरियाणा में नदियों के बारे में, हरियाणा में झीलों के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, अगर हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा जो है वो जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे ही हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है। और सबको पता है कि कृषि के लिए सबसे आवश्यक है सिंचाई, कि भाई जिस क्षेत्र में हम खेतीबाड़ी कर रहे हैं उस क्षेत्र में कैसी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है या किस तरीके से सिंचाई की जाएगी, तो हम उसी के हिसाब से फसल का चयन करते हैं कि भाई कौन सी फसल, अगर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है तो वहाँ पर धान उगाया जा सकता है। लेकिन अगर पानी की व्यवस्था कम है कि भाई ना तो बारिश भी कम हो रही है, नहरें भी नहीं आती है, नलकूपों से भी पानी निकालना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे हम उस फसल का इस्तेमाल, उस फसल को बुआई करेंगे जिसमें पानी की आवश्यकता कम होगी। तो सिंचाई व्यवस्था पर कृषि डिपेंड करती है। तो सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो देखो, हरियाणा की जो कुल भूमि है उसका लगभग 84% हिस्सा ऐसा है जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन केवल 60% हिस्सा ही ऐसा है जिस पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था अवेलेबल है, जिस पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, मतलब अच्छे तरीके से जो सिंचाई की व्यवस्था है पूर्णतः कि आप किसी भी प्रकार की फसल लगाओ पानी की कोई कमी नहीं आएगी। तो वो 60% क्षेत्र ऐसा है जिस पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। हरियाणा में जितनी सिंचाई होती है देखो, उसमें नहरों से भी सिंचाई होती है, उसमें नलकूपों से भी सिंचाई होती है और अन्य स्रोत से भी सिंचाई होती है, अन्य स्रोत जैसे तालाबों वगैरह से। तो हरियाणा में नहरों से जो कुल सिंचाई, जितने में हरियाणा में सिंचाई होती है, जितनी सिंचाई होती है उसमें से 48.3% या अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि 48% क्षेत्र ऐसा है जिसके ऊपर नहरों से सिंचाई होती है और लगभग 51% क्षेत्र ऐसा है जिसमें नलकूपों से सिंचाई होती है। और जो 1% बच गया उसमें भाई अन्य स्रोत में, ये 1 से भी कम है, लगभग 0.5 ही है, क्योंकि ये 48.3% आ गया और ये 51.12% के आसपास है, तो लगभग हाफ ही बचेगा ये। फिर भी आप एग्जाम में आएगा तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देखो, एक मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ सिंपल सी समझने की कोशिश करो कि सिंचाई व्यवस्था, भाई हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है तो सिंपल सी बात है, सिंचाई की व्यवस्था उत्तम होनी अनिवार्य है। और हरियाणा में सिंचाई जो है वो 84% क्षेत्र पर की जाती है, लेकिन 60% पर अति उत्तम व्यवस्था आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है सिंचाई की। इसमें से नहरों का 48% है, नलकूपों का 51% है और अन्य स्रोत तालाब वगैरह से 1% है जिससे सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। अब हमें पढ़ने हैं हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था में से नहरों के बारे में, है ना, कि सबसे पहले हम नहरों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नलकूपों के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसके मैं बताऊंगा। हमें जो पूरा पढ़ना है ना वो पढ़ना है हरियाणा का नहर तंत्र, हरियाणा के नहर तंत्र के बारे में पढ़ना है कि हरियाणा में नहर किस किस प्रकार से, कौन कौन सी बड़ी नहरें हैं, प्रमुख नहरें कौन सी है, वो सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था हमने बता दी 3 तरीके से है, या तो नहरों से या नलकूपों से या अन्य स्रोत से। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था, यानी हरियाणा के नहर तंत्र। हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के नहर तंत्र। ध्यान से बात समझनी है भाई। हरियाणा में नहर तंत्र की बात की जाए तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 है उसके हिसाब से हरियाणा में 2 बड़े नहर तंत्र है। एक तो पश्चिमी यमुना नहर तंत्र और पश्चिमी यमुना नहर तंत्र है और दूसरा है भाखड़ा नहर तंत्र। ये 2 बड़े नहर तंत्र है। अब पहले पश्चिमी यमुना नहर का जो एरिया था वो बड़ा था, अब 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे बड़ा नहर तंत्र है भाखड़ा नहर तंत्र और दूसरे पे है पश्चिमी यमुना नहर। लेकिन अगर एक नहर की लंबाई की बात करें तो वो पश्चिमी यमुना नहर आएगी, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हरियाणा में 2 बड़े नहर तंत्र है। एक तो हरियाणा में है पश्चिमी यमुना नहर, वेस्ट यमुना कैनल, पश्चिमी यमुना नहर का तंत्र, और दूसरा है भाखड़ा नहर। दूसरा है भाखड़ा नहर कि भाखड़ा नहर से हरियाणा में कैसे पानी आता है। तो दोनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहला पश्चिमी यमुना नहर तंत्र। सबसे पहले करेंगे पश्चिमी यमुना नहर तंत्र। ठीक है, तो देखो एक बार, पश्चिमी
यमुना नहर तंत्र। ठीक है, देखो अब इधर ध्यान से, पश्चिमी यमुना नहर पहले एक बार समझ लेते हैं कि इसका रास्ता कैसे है, क्या क्या इसके अंदर है, फिर आगे देखेंगे। देखो पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा का ये जो उत्तर पूर्वी इलाका है, इसमें यमुनानगर से सबको पता था कि ये यमुना नदी जो है वो कैलेसर से एंटर करती है। ये जगह जहाँ से एंटर करती है इसका नाम है कैलेसर। कैलेसर से यमुना नदी आती है और आगे पलवल के हसनपुर से यूपी में चली जाती है। जब ये कैलेसर से एंटर करती है ना, तो इससे थोड़ा सा आगे चल के दो जगह इकट्ठी आती है, जो मैंने अभी पिछले ही वीडियो में आपको बताया था बांधवाड़े में, ताजेवाला और हथनीकुंड बैराज। तो इस ताजेवाला जगह से दो नहरें निकलती हैं। एक तो इधर जाती है यूपी में, वो दिख रहा है ना कैलेसर तक, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक तो इधर जाती है यूपी में, जिसको पूर्वी यमुना नहर कहते हैं, और एक इधर आती है हरियाणा में, इसको कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर। ये जो हरियाणा में आती है ताजेवाला से जो निकलती है, इसको कहेंगे पश्चिमी यमुना नहर, वेस्ट यमुना कैनाल। अब ये जो वेस्ट यमुना कैनाल है ये यमुना नदी के साथ साथ आएगी सोनीपत तक, और सोनीपत के बाद ये इधर मुड़ जाती है रोहतक तक, और फिर इसमें से बहुत सारी ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। हालांकि ब्रांच तो इसमें यहीं से 1 दर्जन से अधिक शाखाएं निकाली गई है, और बड़ी बड़ी शाखाएं निकाली गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है। इसमें यहाँ से जो बिल्कुल मेन शाखा है, जिसमें कोई डिवीज़न नहीं है, बिल्कुल मेन शाखा है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है लगभग 86 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 86 किलोमीटर। यहाँ से लेके सोनीपत तक जो ये मुख्य शाखा है पूरी बड़ी, जिसका पूरी का नाम पश्चिमी यमुना नहर है, इसकी लंबाई है लगभग 325 किलोमीटर, है ना। इधर रोहतक तक जो पूरा नाम पश्चिमी यमुना नहर का आता है, ये पूरी है 325 किलोमीटर। 80 किलोमीटर वो है जो डायरेक्ट यहाँ से निकल के और सीधी पूरी एक ही नहर आती है, पश्चिमी यमुना नहर। फिर इसमें से कुछ ब्रांचेज अलग कर दी जाती है, लेकिन ये नहर बरकरार रहती है। तो इसकी टोटल लंबाई है 325। और अगर इसकी हम सारी शाखाओं की लंबाई की बात करें कि भाई इसमें से मुनक ब्रांच निकाली गई है, इसमें से जोहार ब्रांच निकाली गई है, इसमें से हांसी ब्रांच निकाली गई है, इसमें से सिरसा ब्रांच निकाली गई है, इधर जींद की ब्रांच निकाली गई है, तो ये अगर शाखाओं की हम बात कर लें तो इसकी लंबाई हो जाती है लगभग 3226 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? लगभग 3226 किलोमीटर। और 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार इसकी वर्तमान में कुल लंबाई है लगभग 4422 किलोमीटर, और इसमें लगभग 426 चैनल है। कोई दिक्कत नहीं है कि सर इतना सारा डाटा हो गया हम कैसे याद करेंगे, बहुत आसान बात है। सारी चीज़ें अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सर आपने तो 4422 भी बता दिया, सर आपने तो इसमें ये भी बता दिया, सर आपने तो ये भी बता दिया। सॉरी 446 है, 26 नहीं 46। आप कहोगे सर इसमें तो आपने अलग अलग बातें बता दी। भाई दोबारा समझो, पश्चिमी यमुना नहर, देखो एक तो ये क्लियर हुआ कि पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से निकलती है, नाम से ही पता चल रहा है। अब ये यमुना नदी है तो इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम, तो ये पश्चिम में होकर बहती है, तो इसको कहेंगे पश्चिमी यमुना नहर। यहाँ से ताजेवाला से निकल के जब ये आगे तक आती है, जो मेन है जिसमें से कोई अलग डिवीज़न नहीं है, उसकी लंबाई 86 किलोमीटर है। उसके बाद इसमें से ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है और दर्जन भर ब्रांचें निकलती है, 12 से भी अधिक ब्रांचें निकलती है, लेकिन ये पश्चिमी यमुना नहर के नाम से ही चलती आती है। तो ये जो मुख्य पूरी शाखा है इसकी लंबाई है 325 किलोमीटर। इससे पहले इसकी टोटल लंबाई जो छोटी छोटी ब्रांच लगा के कर ले तो है 3226 किलोमीटर, लेकिन 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार जितनी जगह तक इसका पानी पहुँचता है, जैसे इसी में से एक नहर निकलती है जवाहरलाल नहर जो सोनीपत की तरफ आती है, एक निकालती है JLN नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, वो भी सेम ही नाम है, वो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में आती है, उसमें भी तो पानी इसी का आता है। अगर इस अलग अलग नाम की भी ब्रांचों को गिन लें तो टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 4422। ऐसा नहीं है कि आप सोचो जी 3226 भी ऑप्शन में मिल जाएगा, 4422। पहली बात तो कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा, अगर दोनों भी मिलेंगे तो क्वेश्चन स्पष्ट तौर पे मिलेगा कि भाई पश्चिमी यमुना नहर की उसकी सभी शाखाओं समेत हरियाणा में कुल लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे 4422। और ये पूछ ले पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है, कोई ऐसा नहीं कहा कि उससे निकलने वाली अलग नहरों को मिलाकर, या ऐसा कुछ नहीं कहा, तो 3226। और ये पूछ ले कि पश्चिमी यमुना नहर के मुख्य शाखा की कुल लंबाई कितनी है, तो या तो 325 मिलेगा या 86। मैं एक बात भी बता देता 325, लेकिन मुझे लगा कि इसमें से अगर कोई भी पूछे तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अब ये बात है पश्चिमी यमुना नहर की। तो पश्चिमी यमुना नहर से हमने क्या क्या देखा भाई, पश्चिमी यमुना नहर निकलती है यमुना नदी से, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से निकलती है,
ताजेवाला नाम की जगह से। ताजेवाला कहाँ पड़ता है ये? यमुनानगर में, ठीक है, यमुनानगर में निकलती है। बाकी डिटेल इसकी यहाँ लिखी है, 86 किलोमीटर, 325, 3226, 4422 और 446 चैनल, ये आते हैं पश्चिमी यमुना नहर के बारे में। ये हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा नहर तंत्र है, दूसरा सबसे बड़ा नहर तंत्र है, दूसरा सबसे बड़ा नहर तंत्र है, ठीक है। ये हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा नहर तंत्र है। इस नहर के निर्माण के बारे में बहुत सारी बातें हैं। कौन कौन सी? जैसे हम सबसे पहले एक बात करें तो भाई पश्चिमी यमुना नहर जो है, माना जाता है कि उसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका निर्माण जो करवाया था, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक को भाई हरियाणा में नहरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। हरियाणा में नहरों का जन्मदाता, नहरों का जन्मदाता, ठीक है, इसको हरियाणा में नहरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने इसका निर्माण करवाया था। बाद में इस नहर को तुड़वा दिया गया और उसके बाद इस नहर को 1500, अगर हम इसी के हिसाब से अगर बात करें तो बाद में क्या हुआ था, 1568 में अकबर ने भी इसका जो कार्य है वो दोबारा आरंभ करवाया था, ठीक है। एक मिनट देखना भाई, 1568 में फिर अकबर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, है ना, ये ध्यान रखना है। 1568 में अकबर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद क्या रहा कि शाहजहां ने इसको लेके आए सोनीपत से दिल्ली तक और लाल किले में और उसके आसपास के क्षेत्र में, है ना, सिंचाई के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए इस नहर की ब्रांच को दिल्ली तक लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, वर्तमान जो नहर है उसका निर्माण करवाया औरंगजेब ने, है ना। वर्तमान जो इसका नहर है उसका निर्माण औरंगजेब के समय में करवाया गया। इसीलिए इसको, अब देखो इसमें मुगल काल का काफ़ी योगदान है, अकबर का भी, शाहजहां का भी और औरंगजेब का भी, इसलिए इसको प्राचीन मुगल नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले हरियाणा में प्राचीन मुगल नहर के नाम से कौन सी नहर को जाना जाता है, तो पश्चिमी यमुना नहर को। अब दोबारा देखो, यमुना नदी से निकलती है, ताजेवाला से, सबसे बड़ा नहर तंत्र है दूसरा। फिरोज शाह तुगलक, जिनको हरियाणा में नहरों का जन्मदाता भी कहा जाता है, उसने आरंभ में इसका निर्माण करवाया, बाद में तुड़वा दिया गया। फिर अकबर ने 1568 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर शाहजहां ने इसका विस्तार दिल्ली के लाल किले तक करवाया सिंचाई के लिए, और फिर औरंगजेब ने इसका पुनर्निर्माण करवाया पूरे में। लेकिन ये सारी बातें थी जब तक आप सबको पता है कि नहरें कच्ची होती थी और उस समय इसको जिस तरीके से रखा गया। उसके बाद जो ये आधुनिक नहर है ना, इसके निर्माण की जो नींव रखी गई या इसका निर्माण जो किया गया वो किया गया 1817 में। 1817 में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनमें एक ग्रुप होता था इंजीनियरिंग का जिसका नाम था बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप, है ना। तो ये जो बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप है ना, इनके द्वारा इस नहर का काम शुरू किया गया 1817 में, जिसे पूरा कर दिया गया 1820 में। तो इसका जो वर्तमान रास्ता है ना, वर्तमान स्वरूप है, उसका आधुनिक रूप है, वो कब दिया गया, 1817 में बंगाल इंजीनियर्स ने शुरू किया, जिसमें एक उनके फेमस थे J.R. ब्लेन। उनके एक फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था J.R. ब्लेन, जो उसके एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप के जो हेड थे J.R. ब्लेन, उन्हीं का नाम आता है, या पूरे बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप का भी आ जाता है। उन्होंने 1820 में इसका स्वरूप तैयार किया। बाद में क्या कहते हैं कि भाई ये नहर उस समय तो निकाल दी गई थी, ठीक है, लेकिन ताजेवाला से कब निकाली गई, ताजेवाला तो बाद में बना है, तो ताजेवाला से ये निकाली गई 1879 में। इसे कहाँ से निकाला गया, ताजेवाला से। हो सकता है किसी बुक में आपको ये मिले कि पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1879 में हुआ, तो पश्चिमी यमुना नहर तो भाई बहुत पहले से चली आ रही है। आधुनिक नहर बनी थी 1817 से शुरू होकर 3 साल में 1820 में काम पूरा हुआ था। फिर 1879 में इसको ताजेवाला जो हेडवर्क्स था वहाँ से
से निकाला गया, और बाद में हमने पढ़ लिया कि भाई हथनीकुंड बैराज है, अब वर्तमान में वो सारी चीज़ें हम बांधवाड़े में पढ़ चुके, तो वहाँ से इस नहर को निकाला गया था। तो ये सारा था पश्चिमी यमुना नहर के बारे में। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है भाई हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है, कितनी दूरी चलती है, और इसमें से मुख्य शाखा की लंबाई कितनी है, कुल कितनी है, इसके अंदर कुल कितने चैनल हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, फिर अकबर ने इसका पुनर्निर्माण कब करवाया, फिर लाल किले तक इसको कौन लेके आया, औरंगजेब ने बनवाया, प्राचीन मुगल नहर किसको कहते हैं, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप द्वारा बनाई गई हरियाणा में कौन सी नहर है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो ये सारी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सबसे पहले पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर में मेन पश्चिमी यमुना नहर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी ब्रांच कि भाई कौन कौन सी इसकी ब्रांच है, और उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसकी ब्रांच के नाम में सबसे पहले से आता है सिरसा शाखा ब्रांच। सबसे पहला आता है सिरसा शाखा ब्रांच। तो जो सिरसा शाखा है इसकी, ठीक है, सिरसा शाखा सबको पता है, सिरसा की तरफ जाती है ना। ये फतेहाबाद और सिरसा को सिंचित करती है, और 1896 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये किस किस ज़िले में जाती है, तो ये मेनली जाती है सिरसा और फतेहाबाद में। अब आप सोचोगे सर फतेहाबाद में तो आगे हम पढ़ेंगे, भाखड़ा नहर भी है, भाई वो बाद में बनी थी, क्योंकि ये पहले तो यही बड़ी नहर होती थी, इसीलिए तो हम इसको हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर के रूप में भी जानते हैं। हरियाणा की अगर आपसे पूछ ले सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो भी हम पश्चिमी यमुना नहर का ही नाम लेते हैं। तो इसका निर्माण कब करवा दिया गया था, इसका निर्माण करवा दिया गया था 1896 में, और ये इसकी सबसे लंबी शाखा है। ये इसकी सबसे लंबी शाखा है। वैसे शाखा तो 1 दर्जन से भी अधिक है, 1 दर्जन से भी अधिक है। अगर कोई आपसे पूछ ले पश्चिमी यमुना नहर में कितनी शाखाएं हैं, दिख रहा है ना ऊपर तक, पश्चिमी यमुना नहर में कितनी शाखाएं हैं, तो 1 दर्जन से भी अधिक शाखाएं हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भालोट शाखा। अगला है भालोट शाखा। पूछ लेगा भालोट शाखा से किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो बस इसमें इतना याद रखना है, इससे सिंचाई की जाती है झज्जर जिले में। भालोट शाखा से किसमें, झज्जर जिले में की जाती है। तीसरा है बरवाला शाखा। तीसरी कौन सी है, बरवाला शाखा। तीसरी है बरवाला शाखा। तो बरवाला शाखा से नाम से ही पता लग रहा है, इससे सिंचाई की जो व्यवस्था है वो बरवाला की तरफ की गई है ना। और ये पूरे के पूरे हिसार जिले में भी पहले आपूर्ति करती थी, और इस बरवाला शाखा को इस सिरसा शाखा से निकाला गया। इतना डीपली आपके काम का नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, बरवाला शाखा। अगली है हांसी शाखा। अगली है हांसी शाखा। ये भाई हिसार के ही हांसी तक सिंचित करने वाली शाखा है पश्चिमी यमुना नहर की, ठीक है। और इसको बनवाया गया था 1959 में, ठीक है। इसको कब बनवाया गया था, तो इसको बनवाया गया था 1959 में। ध्यान रखना ये बाद में बनवाई गई शाखा थी, ठीक है। अगला हमारे पास आता है जींद शाखा। तो जींद शाखा जींद जिले में जाती है, बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक है मुनक नहर। तो मुनक नहर है, ये मुनक जगह है करनाल से, वहाँ से निकलती है, और ये वर्तमान में ही 2012 में इसका काम पूरा हुआ है, याद रखना है। मुनक नहर। अब ये मुनक नहर है, करनाल से ही निकलती है, लगभग 102 किलोमीटर लंबी है, और इसका निर्माण कार्य 2012 में ही पूरा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ है, 2012 में। और ये वैसे किस लिए वो है कि भाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो समझौता हुआ था ना, वो हुआ था 1996 में। किस किस के बीच हुआ था, तो हरियाणा और दिल्ली के बीच। मतलब ये जो शाखा है ये दिल्ली में पेयजल की पूर्ति के लिए इस नहर से निकाली गई है। तो मुनक नहर या मुनक शाखा करनाल से निकलती है, 102 किलोमीटर लंबी है, 2012 में काम पूरा हुआ है, 1996 में समझौता हुआ था हरियाणा और दिल्ली के बीच इस नहर को लेकर, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास पहली नहर जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। क्लियर बात है। तो पहली नहर कंप्लीट है। अब आगे करेंगे सेकंड। तो पहला नहर तंत्र था पश्चिमी यमुना नहर। अब आते हैं दूसरे पे। ये था भाई पहला
दूसरा है भाखड़ा नहर तंत्र, दूसरा है भाखड़ा नहर तंत्र, दूसरा है भाखड़ा नहर तंत्र। भाखड़ा नहर तंत्र की बात करें तो आप सब लोग को ध्यान रखना है कि भाखड़ा जो नहर तंत्र है, भाखड़ा नहर हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, जिसमें अगर आप कुल देखोगे तो उसकी लंबाई है 5961 किलोमीटर और 522 चैनल है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। कुल लंबाई है इसकी, कुल लंबाई है इसकी, जो कुल पूरे नहर तंत्र की लंबाई है वो है 5961 किलोमीटर। और इसमें कुल कितने चैनल हैं, तो उसमें कुल चैनल है भाई 522। इसमें कुल कितने चैनल हैं, तो इसमें कुल चैनल है 522। हरियाणा का ये जो पश्चिमी इलाका है, हरियाणा का ये जो पश्चिमी इलाका है ना, पश्चिमी इलाका जो हरियाणा का है सिरसा की तरफ से और आगे चल के फतेहाबाद, ये यहाँ फतेहाबाद से देखो, एक तो पहले बात तो दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि जब भी पश्चिमी भाखड़ा नहर का या भाखड़ा बांध का जिक्र आएगा आपके दिमाग में सीधा क्लिक कर जाना चाहिए कि सर छोटू राम। भाखड़ा बांध के वास्तुकार या भाखड़ा बांध के निर्माता सर छोटू राम को कहा जाता है। और भाखड़ा बांध जो है वो, भाखड़ा नहर जो है वो निकलती है भाखड़ा बांध से और जो सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ये किस नदी से निकाली गई है, तो ये सतलुज नदी से निकाली गई है। ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों में सिंचाई व्यवस्था का काम करती है। भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है, एक जगह है यहाँ पे टोहाना। टोहाना किस ज़िले में पड़ता है, फतेहाबाद में। वही फतेहाबाद है जिसमें हरियाणा में फतेहाबाद को हरियाणा का पंजाब भी कहा जाता है, प्राचीन इमारतों का शहर भी कहा जाता है। टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है और आगे चल के क्या है कि ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक नरवाना लिंक और एक बरवाड़ा लिंक। और अब इसका आगे सिरसा, हिसार, इसमें पूरे के पूरे इलाके में इसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये इस तरफ से हरियाणा में फैली है। ज़्यादातर पश्चिमी हरियाणा के वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी हरियाणा, मध्य हरियाणा, ऊपर भी थोड़ा सा और नीचे दक्षिण हरियाणा तक फैली है भाखड़ा नहर। ठीक है, भाखड़ा नहर जो है ये सबसे बड़ा नहर तंत्र है। मतलब भाखड़ा नहर की लंबाई सबसे बड़ी नहीं है, लेकिन इससे निकलने वाली ब्रांच है, मतलब कुल अगर शाखाओं की लंबाई देखोगे आप तो सबसे बड़ा नहर तंत्र हो जाएगा भाखड़ा नहर तंत्र। ठीक है, इसका निर्माण जो करवाया गया वो 1946 में इसका निर्माण आरंभ हुआ। इसका निर्माण कब आरंभ हुआ, 1946 में। और इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया 1954 में। अगर कोई आपसे पूछ ले भाखड़ा नहर में पहली बार पानी कब छोड़ा गया, तो आप ध्यान रखोगे पहली बार पानी छोड़ा गया 1954 में और निर्माण कब किया गया था, 1946 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर छोटू राम मैं फिर बता रहा हूँ, भाखड़ा बांध या भाखड़ा नहर का नाम आएगा तो जिसको सर छोटू राम की देन कहा जाता है। सर छोटू राम, क्योंकि उस समय हरियाणा का बड़ा हिस्सा उत्तरी हरियाणा की तरफ जो फैला था वो पूरा था अम्बाड़ा डिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लेगा किस व्यक्ति के अनुसार भाखड़ा नहर उस समय हरियाणा के अम्बाड़ा डिवीजन की जीवन रेखा थी, तो ध्यान रखना है इसे सर छोटू राम द्वारा, इसे सर छोटू राम द्वारा अम्बाड़ा डिवीज़न की, अम्बाड़ा डिवीज़न की जीवन रेखा भी कहा गया था। अम्बाड़ा डिवीज़न की जीवन रेखा भी कहा गया था, किसके द्वारा, सर छोटू राम के द्वारा। ठीक है भाई, ये जो है ये हमें पता है कि इधर वाले पूरे में फिर कह रहा हूँ शायद लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको पता है भाई। सिरसा जो है इसके साथ फतेहाबाद है, इधर हिसार है, भिवानी है, ठीक है, रोहतक है, जींद है। मैं सारी लाइनें नहीं लिखूंगा, आप अपने हिसाब से, आपको पता है मैप में कि इधर कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, उन सारों में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, ठीक है, कि इसकी जो दो मुख्य शाखाएं हैं, नरवाना लिंक और बरवाड़ा लिंक, इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। कौन सी, एक तो नरवाना लिंक है, एक तो नरवाना लिंक है और दूसरी है बरवाला लिंक, बरवाला लिंक। ये दो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। परंतु
क्या है कि मैं फिर बता रहा हूँ कि ये नहर बनी है 1946 में, और हमने अभी देखा था कि पश्चिमी यमुना नहर है पुरानी। तो जब पश्चिमी यमुना नहर का जो पानी है वो हरियाणा के पश्चिम की तरफ भी आता था, तो बहुत सारी ब्रांचें ऐसी है जिनमें पश्चिमी यमुना नहर का पानी आता था, लेकिन अब उसमें भाखड़ा नहर का पानी छोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ब्रांच ऐसी बच गई, कुछ नहरें ऐसी बच गई जिनके अंदर अब भी दोनों नहरों से पानी आता है। समय का बंटवारा किया गया है कि इतने समय पानी इससे आएगा और इतने समय पानी इससे आएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं बरवाला लिंक की, तो ये बरवाला लिंक है ना, इसमें गर्मियों के समय में 3 माह तो पानी आता है पश्चिमी यमुना नहर से, वेस्ट यमुना कैनल से, और बाकी जो समय है 9 माह, तो 9 माह पानी आता है इसमें भाखड़ा नहर से। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक तो इधर से पश्चिमी यमुना नहर हो गई थी और एक भाखड़ा नहर हो गई, तो हरियाणा का, मध्य हरियाणा से जो ऊपर का क्षेत्र है, इसमें सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर धान वगैरह की खेती बहुत अच्छी, ऐसे क्षेत्रों में भी धान की खेती की जाती है जहाँ पर सिंचाई वर्षा बहुत कम होती है, उस जगह पर भी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने के कारण धान की खेती लोग बाग करते हैं। तो ये इसका कारण है, हरियाणा में ये नहरी व्यवस्था जो उत्तर पूर्वी या मध्य हरियाणा की तरफ अधिक फैली है और अधिक अग्रसर है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे ये सारा। तो ये दूसरी थी हमारे पास भाखड़ा नहर, ठीक है। अब ये 2 थी प्रमुख नहरें। अब हमारे पास आ जाएगी छोटी छोटी नहरें। तो कौन कौन सी वो छोटी छोटी नहरें हैं, उनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और थोड़ी उनमें डिटेल है, वो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये दूसरी हमारे पास थी भाखड़ा नहर। अब तीसरी नहर है जिसका नाम सुनते ही आप सब लोगों के दिमाग में आएगा। तीसरी नहर है SYL, या जिसको कहेंगे सतलुज यमुना लिंक नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर। तो ये जो SYL है, सतलुज यमुना लिंक नहर, नाम से ही पता लग रहा है कि ये इधर तो है यमुना नदी, ठीक है, और इधर है सतलुज नदी। तो ये जो नहर है, मतलब हरियाणा के पूर्वी हिस्से में यमुना है और पंजाब में बहती है सतलुज। तो ये SYL जो है, ये सतलुज को यमुना से जोड़ती है या यमुना को सतलुज से जोड़ती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 212 किलोमीटर। आपको हो सकता है किसी बुक में 214 किलोमीटर में मिल जाए, अप्रोक्स बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, कई बुकों में 214 भी दिया है। 212 किलोमीटर है, जिसमें से 91 किलोमीटर तो है हरियाणा में और 121 किलोमीटर है पंजाब में। 91 किलोमीटर हरियाणा में है और 121 किलोमीटर पंजाब में है। इसमें दोनों नदी से पानी आ सकता है, यमुना से भी और सतलुज से भी। इसलिए ये हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद का कारण है। हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद का कारण कौन सी नदी नहर है? तो विवाद का कारण है पश्चिमी। और हरियाणा पंजाब के बीच मतलब कृषि के हिसाब से या लोगों के हिसाब से कम विवाद है और राजनीतिक विवाद ज़्यादा है ना। जब भी हरियाणा में इलेक्शन होंगे या पंजाब में इलेक्शन होंगे तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है, SYL का पानी हमें नहीं मिला, SYL का पानी क्यों नहीं आया। चाहे किसी की सरकार बन जाए, किसी की ना बने, लेकिन हर बार ये मुद्दा तो रहता ही है SYL। मतलब इसको एक तरीके से उन्होंने अपने लिए एक राजनीति का हथकंडा बना लिया है, उसी के हिसाब से चलने वाली बातें हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, SYL जो है अगर ये सही चलती है ना, तो ये हरियाणा का ये जो उत्तर पूर्वी इलाका, जैसे अम्बाड़ा का कुछ क्षेत्र जो बंजर ज़मीन में आता है और जो थोड़ा सामान्य स्तर से थोड़ा ऊंचा है, जिस पर सिंचाई की सुविधा कम उपलब्ध है, वहाँ पर ये अच्छी सिंचाई कर सकती है। इसलिए इसको हरियाणा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके पानी का बंटवारा हुआ था जल बंटवारा अधिनियम, जल बंटवारा अधिनियम 1976 के तहत। आपसे पूछ ले कि सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी का बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो जल बंटवारा अधिनियम 1976 के तहत इसका बंटवारा किया गया था। लेकिन अभी तक इसका एक्चुअल में बंटवारा नहीं हुआ है। अभी भी ये लोगों के बीच में या दोनों राज्यों के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण है। तो ये थी SYL। उसके बाद अगला है गुरुग्राम नहर। अगला है गुरुग्राम नहर, ध्यान से समझना है। गुरुग्राम नहर जो है वो ये यमुना नदी जहाँ दिल्ली से आगे चलती है, तो दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है ओखला। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है ओखला। तो ये ओखला बैराज से निकलती है, ठीक है। हरियाणा में गुरुग्राम,
फरीदाबाद, पलवल से होती हुई मथुरा आगरा तक चली जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? दिल्ली में ओखला बैराज से निकलती है, ओखला बैराज से निकलती है। ठीक है, ऐसे निकलती है और यमुना नदी के पैरेलल बहते हुई आगे मथुरा आगरा तक चली जाती है। आगरा तक ये जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है आगरा नहर। अगर कोई आपसे पूछ ले आगरा नहर किसका नाम है, तो वो नाम भी गुरुग्राम नहर का है। ठीक है, ओखला बैराज से निकलती है किस किस जिले में इससे? तो एक तो गुरुग्राम जिला है, ठीक है, एक जिला है फरीदाबाद और एक जिला है पलवल। ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि गुरुग्राम नहर से गुरुग्राम के अलावा किन और जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ध्यान रखना है, गुरुग्राम नाम से तो पता लग ही जाएगा। अगर भाई गुरुग्राम नाम है तो गुरुग्राम में तो इससे सिंचाई की जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा किस में होती है, तो फरीदाबाद और पलवल में। इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था 1970 में। ध्यान रखना, गुरुग्राम नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू किया गया, तो इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था भाई 1970 में। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, ये जो नहर है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका कार्य समाप्त हुआ था। हालांकि इसमें कार्य वर्तमान तक भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वर्तमान में भी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा, एक इसी का नाम आगरा नहर है, एक तो पहली बात, और दूसरा मानते हैं कि एक आगरा नहर अलग भी है जो दिल्ली से निकलती है और ऐसे बहती है, मतलब दिल्ली से हरियाणा के केवल फरीदाबाद जिले में आती है और फिर ये आगे भरतपुर वगैरह में ऐसे राजस्थान और राजस्थान में चली जाती है और आगे यूपी में चली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी है एक कि तो वो तो सेम ही बात है, आपको याद रहेगा आगरा नहर किस ज़िले से होकर बहती है, तो ये फरीदाबाद ज़िले से होकर बहती है। और कुछ इसी का नाम जो गुरुग्राम नहर है, इसी का आगे चल के भी दूसरा नाम आगरा नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो एक नहर थी ये। तो हरियाणा में 4 प्रमुख नहरें हैं, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, SYL और गुरुग्राम नहर। ये तो थी हरियाणा की प्रमुख नहरें। अब जो बात करेंगे वो करेंगे भाई हरियाणा में प्रमुख नहर परियोजनाएं। नहर परियोजनाएं या जिनको आप कहोगे हरियाणा में प्रमुख उत्थान परियोजनाएं। उत्थान परियोजनाएं मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, इधर ध्यान से बात समझनी है। देखो 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उस समय हरियाणा में कृषि योग्य भूमि भी अधिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि हरियाणा में वहाँ उस समय तक था जो ये पश्चिमी यमुना नहर तो थी और भाखड़ा नहर का भी कुछ पानी आता था, लेकिन बहुत सारी जगह हरियाणा में ऐसी थी जो सामान्य स्तर में, जो नॉर्मल नहरें जहाँ बनाई गई थी उसके स्तर से थोड़ी ऊंची जगह पर थी, जहाँ पर नहर का पानी पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो 1968 में हरियाणा में मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल। अब चौधरी बंसीलाल ने क्या किया, 1968 में वो मुख्यमंत्री बने और 1970 में हरियाणा पूरे एशिया में लिफ्ट द्वारा सिंचाई आरंभ करने वाला, पूरे एशिया में लिफ्ट द्वारा सिंचाई आरंभ करने वाला, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला राज्य बना जिसने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम आरंभ किया। उस लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में क्या था कि उसमें पानी को नीचे वाले स्तर से उठाकर और ऊपर वाले स्तर पर डाला जाता था। मतलब ये बात कही जाती है कि जब बंसीलाल ने इस बात को रखा, जो हरियाणा का प्रिंसिपल इंजीनियर होता है, जो मेन इन सारे काम की देखरेख जिस इंजीनियर की देखरेख में होते हैं, उनके सामने जब इस बात को बंसीलाल ने रखा तो उन्होंने कहा कि सर आप तो उल्टी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ज़मीन के पानी को पहाड़ पे चढ़ाया जाए और पानी तो पहाड़ से ज़मीन पे आता है। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इतना बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई हो तो सकता है लेकिन पैसे बहुत लगें। बोल पैसे की परवाह नहीं करनी है, हमें बस सुविधा उपलब्ध करानी है। और भिवानी जो थोड़ा टिब्बे युक्त क्षेत्र था, जिसमें ऊंचाई पर जो थी वो टिब्बे बने हुए थे, वहाँ तक पानी पहुँचाने में, अम्बाड़ा का जो था एरिया जिसमें नहर ना होने के कारण, सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण वो ज़मीन बंजर होती जा रही थी, उस वाले इलाके में दक्षिण हरियाणा में काफ़ी सारी परियोजनाएं ऐसी चलाई गई जिनको उत्थान परियोजना हम कहते हैं। और उन परियोजनाओं के तहत ही हरियाणा में उस ऊंचे स्तर पर भी पानी पहुंचाया गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हरियाणा में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनको एक बार देख। ठीक है भाई, देखो तो अब इन परियोजनाओं को हम कहेंगे उत्थापक परियोजना। इन परियोजनाओं को हम कहेंगे उत्थापक परियोजना
या जिसको आप उत्थान परियोजना के नाम से भी जानोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये उत्थान या उत्थापक परियोजना कौन सी है? हरियाणा में वो क्षेत्र जो सूखे से ग्रसित था, हरियाणा का वो क्षेत्र जो सूखे से ग्रसित था और जहाँ तक नहर का पानी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया कि पहले नीचे वाले स्तर से पानी उठाकर ऊपर वाले स्तर पर डाला गया और फिर उस पानी को नहर में छोड़ा गया। तो इसकी शुरुआत जो है उत्थापक परियोजना की, जो मेन श्रेय जाता है वो जाता है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम या लिफ्ट द्वारा सिंचाई आरंभ करने वाला हरियाणा पूरे एशिया का पहला राज्य था। पूरे एशिया का पहला राज्य था। कब किया था? 1970 में। और इसका श्रेय किसको जाता है? बंसीलाल को। बंसीलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी कहते हैं उनको, हरियाणा के लौह पुरुष भी कहते हैं, हरियाणा के विकास पुरुष भी कहते हैं, उनको इस बात का श्रेय जाता है। इस योजना के तहत वर्तमान तक कुल 493 नहरें निकाली गई है। इस योजना के तहत छोटी छोटी करके कुल 493 नहरें जो है वो इस उत्थान परियोजना के तहत निकाली गई है, जिनकी कुल लंबाई है लगभग 3702 किलोमीटर। जिनकी कुल लंबाई है लगभग 3702 किलोमीटर। अब ये 493 तो हमें नहीं पढ़नी, लेकिन इसमें से जो मुख्य 4-5 ब्रांच है वो हमें ज़रूर पढ़नी है, उनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहला लिखो, बस नाम है और कहाँ पर है, ये ज़िले का नाम है। पहला लिखो जुई उत्थापक योजना या उत्थान परियोजना, लिख लो उत्थान परियोजना, जुई उत्थान परियोजना। इसके द्वारा सिंचाई होती है भिवानी जिले में। जुई उत्थान परियोजना इसके द्वारा सिंचाई होती है भिवानी जिले में। ठीक है, यह लगभग 170 किलोमीटर में फैली है। यह लगभग कितने किलोमीटर में फैली है? यह लगभग 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण कार्य इससे या इससे थोड़ा सा पहले 1969 में कर दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ 1970 में तो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया था जिसने सिंचाई आरंभ कर दी थी। तो इसका निर्माण कार्य कब शुरू कर दिया गया था? 1969 में। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना। जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना, ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ज़िले में। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की ये परियोजना है। इसका निर्माण कार्य, इसमें सबसे पहले पानी छोड़ा गया था 1976 में। 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया। 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। और एक और याद रखना है, 1987 में इसने महेंद्रगढ़ की फसलों को सूखे से बचाया था। तो महेंद्रगढ़ की फसलों को सूखे से बचाने वाली नहर है जवाहरलाल नेहरू नहर। किस वर्ष पड़े सूखे से बचाया था? 1987 में। और सूखे से ध्यान रखना है आपको, सूखे से एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हरियाणा में नीबिया अकाल कब पड़ा था? तो 1833-34 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है, हरियाणा में नीबिया अकाल कब पड़ा था? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में नीबिया अकाल पड़ा था 1833-34 में। और हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष महेंद्रगढ़ की खरीफ की फसलों को सूखे से बचाया था? तो 1987 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है लोहारू उत्थान परियोजना। लोहारू उत्थान परियोजना, लोहारू उत्थान परियोजना, ये भी भाई भिवानी में है। भिवानी और प्लस चरखी दादरी में है। भिवानी और प्लस है चरखी दादरी में। अगला लिखो, इसकी लंबाई है लगभग 225 किलोमीटर। इसकी लंबाई है लगभग 225 किलोमीटर। ठीक है, अगला लिखो भिवानी उत्थान परियोजना। अगला है भिवानी उत्थान परियोजना। भिवानी उत्थान परियोजना, भिवानी उत्थान परियोजना नाम से ही पता चल रहा है, भिवानी उत्थान परियोजना भिवानी में है। ठीक है, यह लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और इसे BN चक्रवर्ती नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे
BN चक्रवर्ती नहर परियोजना। BN चक्रवर्ती है बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति थे। दिख रहा है ना ये नीचे तक, BN चक्रवर्ती है, वो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति थे। उनके नाम पर इसका नाम है, तो आपको ध्यान रखना है भिवानी उत्थान परियोजना। और इसकी लंबाई है लगभग 200 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है लगभग 200 किलोमीटर। अगली परियोजना जो है वो है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। अगली कौन सी है? इसमें यहीं लिख देता हूँ मैं, अगली है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। ये लगभग 80 किलोमीटर में अम्बाड़ा ज़िले में फैली है और अम्बाड़ा में भी मुख्यतः पूर्वी अम्बाड़ा में, ये 80 किलोमीटर में पूर्वी अम्बाड़ा में फैली है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है अम्बाड़ा और अम्बाड़ा कैंट दो अलग अलग के लिए, मतलब दो ब्रांचों में इसको बांट रखा है। तो ये थी हमारे पास नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। तो ये थी हरियाणा में नहर तंत्र के बारे में। अब इसके अंदर बचता है थोड़ा सा कि बाकी जो सिंचाई होती है वो किस किस तरीके से होती है, उसको और देखते हैं एक बार। ठीक है भाई, चलो। तो ये था हमारे पास उत्थान परियोजनाएं। अब 2-3 बातें आप थोड़ी सी एक बार समझ लोगे तो वो चीज़ें बस समझने से ही याद रहेगी, उसमें ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ याद करना पड़ेगा। बस 1-2 आंकड़े हैं जो याद रखने पड़ेंगे, बाकी समझ के ही आराम से बात बन जाएगी। देखो अब आते हैं हरियाणा में। ये तो हो गया भाई हरियाणा में नहर तंत्र। अब सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो हमने बताया भाई हरियाणा में एक तो सिंचाई होती है नहरों से और एक हरियाणा में सिंचाई होती है नलकूपों से। अब एक तो सिंपल सी बात यह है, अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था के हिसाब से हम हरियाणा को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो आप कहोगे सर हम हरियाणा को जो है वो मुख्यतः 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ये है उत्तर पूर्वी हिस्सा, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ इधर बोर्ड पे देख के ध्यान से समझना है। एक है मध्यवर्ती हिस्सा, एक है दक्षिण हिस्सा, दक्षिणी, और एक इधर है रेतीला हिस्सा। ये 3-4 हिस्से, 4 हिस्से आप जनरली सिंचाई के हिसाब से बना सकते हो। उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है जिसमें अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर वाला इलाका आएगा, इसमें एक तो आपको पता है वन क्षेत्र ज़्यादा है और जो कृषि करने का क्षेत्र है वो कम है। अगर कृषि करने का कुछ क्षेत्र भी है तो वहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, नहरों से भी अच्छी है और ट्यूबवेल के कनेक्शन तो ले ही सकते हैं क्योंकि भूमिगत पानी बहुत ऊपर है। लेकिन उसके बाद मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भाई सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध है नहर तंत्र के कारण। इसमें नहर तंत्र बहुत अच्छा है, तो नहर तंत्र के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। प्लस यहाँ पर जो भूमिगत पानी है वो भी ठीक ठाक है, तो उससे भी अच्छी सिंचाई की जाती है। दक्षिणी जो इलाका है उसमें जो है वो नलकूपों से सिंचाई अधिक की जाती है। यहाँ नहरों की व्यवस्था इन दोनों एरिया की अपेक्षाकृत कम है, तो यहाँ पर नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होती है। रेतीला इलाका है उसमें नहरों की व्यवस्था भी है, जैसे इधर जो सिरसा हिसार वाला इलाका है, भिवानी वाला इलाका है, उसमें सिंचाई की सुविधा भी अच्छी उपलब्ध है। लेकिन महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में नहरों की थोड़ी कम जो है वो, या मेवात की तरफ रेवाड़ी की तरफ बात करोगे उसमें नहरों की व्यवस्था थोड़ी लचीली है, थोड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जो सरकार ने अलग अलग कुछ, जैसे फुहारा से सिंचाई अधिक की जाती है, या जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो सरकार ने लगाया है उससे सिंचाई की जाती है, या भूमिगत पाइपलाइन बिछा के एक ही ट्यूबवेल, किसी ने एक ट्यूबवेल ले रखा है उसी से वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या भाई 20 एकड़ 30 एकड़ बाद भी पाइप भूमिगत दबा कर ले जा सकता है, उससे भी सिंचाई की जाती है। और भाई भूमिगत के लिए तो सरकार ने है ना लगभग 321 उस पे, जैसे फुहारा वाले पाइप से हम देखते हैं या फुहारे वाले पाइप आप खरीदने जाओगे तो उस पर आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्सिडी भी मिलती है कि भाई 50% सब्सिडी। अब सरकार तो ये कहती है कि जो छोटे किसान हैं उनको हम 60% सब्सिडी देते हैं और जो बड़े किसान हैं उनको हम 50% सब्सिडी देते हैं। तो वो एक चीज़ें हैं भाई, नीड के हिसाब से अलग अलग आप खरीद सकते हो, तो ये आता है इसके हिसाब से। अब आते हैं भाई सिंचाई वाला क्षेत्र। तो हमने कहा भाई इधर सिंचाई की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन पंचकुला आपने देखा कि भाई पंचकुला में या तो वन ही है, 40% से अबोव पे तो वन है, बाकी पंचकुला शहर भी है। तो यहाँ पे जो कृषि करने का क्षेत्र है वो कम है, इसलिए हरियाणा में सबसे कम जहाँ सिंचाई होती है वो होती है पंचकुला में, केवल 25 हेक्टेयर पर।
पंचकुला में जो सिंचाई होती है वो केवल 25 हेक्टेयर पर होती है। तो हरियाणा में पूछ ले, हरियाणा में सबसे कम क्षेत्र को सिंचित करने, किस जिले में सबसे कम क्षेत्र जो है जिसको सिंचित किया जाता है, तो पंचकुला केवल 25 हेक्टेयर पर सिंचाई की, क्योंकि उसमें कृषि करने की ज़मीन ही कम है, कृषि करने की भूमि ही कम है, तो इसका मतलब वहाँ पे सिंचाई भी कम ही किया जाएगा। और सबसे अधिक सिंचित एरिया है सिरसा, और नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें याद क्या करना है भाई, सिरसा एरिया वाइज सबसे बड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिरसा में कोई बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, या सिरसा किसी पहाड़ से घिरा है, या सिरसा में बहुत ज़्यादा वन है, नहीं, सिरसा तो पूरा मैदानी इलाका है, रेतीला इलाका है, तो यहाँ पे सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता है। तो सिरसा सबसे अधिक सिंचित जिला है, जो लगभग है 698 हेक्टेयर, जो लगभग कितना है 698 हेक्टेयर। ठीक है, अब पूछते हैं कि भाई नहरों से अधिक सिंचाई कहाँ होती है या नलकूपों से अधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो इसके इस बार भाई हर बार आंकड़ा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, क्योंकि सरकार हर बार नई नई चीज़ें लेके आती है। अगर भाई इससे सिंचाई सबसे अधिक वहाँ होती है और सबसे कम वहाँ होती है, तो वैसे हम कहें तो नहरों से इस वाले इलाके में सिंचाई ज़्यादा होती है उत्तर पूर्व की तरफ, और नीचे वाले की तरफ होती है नलकूपों से सिंचाई ज़्यादा, है ना। लेकिन महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में फिर कह रहा हूँ इनमें नलकूपों की भी व्यवस्था कम है। क्यों? क्योंकि इनमें पानी, भूमिगत पानी भी बहुत नीचे है। अब भूमिगत पानी भी नीचे है तो नलकूपों से जो सिंचाई की जाती है उसमें भी थोड़ा सा संशय बना होता है। तो जो 2019-20 की रिपोर्ट आई है ना, ध्यान रखना, उस 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार कैथल जिले में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचाई होती है। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है कैथल में, और सबसे कम सिंचाई होती है पंचकुला में। ठीक है, ध्यान रखना, पंचकुला में सबसे कम। अगर कोई आपसे पूछ ले नलकूपों के सबसे अधिक सिंचाई किस में होती है, कैथल में, और सबसे कम सिंचाई किस में होती है, तो पंचकुला में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था के बारे में। यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में।